नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी कमेटी को भंग करने की स्वीकृति दी है। प्रदेश कमेटी, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी को किया गया है भंग। नई प्रदेश कमेटी का किया जाएगा गठन। संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी भंग की गई है। नए लोगों को कमेटी में मिलेगा मौका। बूथ से लेकर प्रदेश कमेटी तक नए सिरे से किया जाएगा गठन। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर जारी किया गया है पत्र। खड़गे के निर्देश पर महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये पत्र जारी किया है। तो नए सिरे से एक बार फिर से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने और कोर कमेटी को मजबूत करने के लिए नए सिरे से काम करती हुई नजर आ रही है। जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी को भंग किया गया है। नए प्रदेश कमेटी का गठन किया जाएगा। संगठन को मजबूत करने के लिए कमेटी को भंग किया गया है। नए लोगों को कमेटी में जगह दी जाएगी, मौका दिया जाएगा। बूथ से लेकर प्रदेश कमेटी तक नए सिरे से गठन किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस खुद के वर्चस्व को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके लिए कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर यह पत्र जारी किया गया। महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह पत्र जारी किया है और अब सभी कमेटी को भंग कर दिया गया है। नए सिरे से इनका गठन किया जाएगा। कई नए चेहरे को भी कमेटी में मौका मिलेगा। तो शहरी और ब्लॉक कमेटी को भंग किया गया है और इन तमाम कमेटी में अब नए लोगों को जगह मिलेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, कांग्रेस एक बार खुद को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए तैयार हो चुकी है। ऐसे में शहर और ब्लॉक दोनों की ही कमेटी को भंग कर दिया गया है। रमन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस को भाव तक नहीं दिया गया और ऐसे में अब कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लगातार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का जो धरातल पर मजबूती है वो कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस का हाथ उत्तर प्रदेश में उतना कुछ खास बुलंद नहीं है, जिसको लेकर अब कांग्रेस खुद की कमेटी को भंग कर एक नए सिरे से शहर और ब्लॉक कमेटी को बनाएगी। इसमें नए लोगों को शामिल करेगी और ऐसे में अब एक बार फिर से कितना मजबूत कर पाती है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को, देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रमन, कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए नए नए कदम हर बार उठाती हुई नजर आती है और एक बार फिर से शहर और ब्लॉक कमेटी को भंग कर दिया गया है। नए सिरे से इस कमेटी का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो गया है और अब लगभग 2 साल बाद में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी अब सभी दलों ने शुरू कर दी है धीरे धीरे। और उसी 2027 में अच्छा कैसे हो, इसी की तर्ज पर कांग्रेस ने भी अपनी शहर, जिला और ब्लॉक की इकाई को भंग कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ये प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेजा था, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पास कर दिया और उसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में की जितनी भी इकाइयां थी कांग्रेस की वो भंग हो गई हैं। और अब एक नए तरीके से कांग्रेस की टीम बनाई जाएगी, जिसमें ऐसे लोगों को वरीयता दी जाएगी जो कांग्रेस के लिए निष्ठा से कार्य करते हैं, जो कांग्रेस के लिए मेहनत से कार्य करते हैं, और ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो दूसरे दलों के लोग हैं और जो पार्टी को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस का लगातार लक्ष्य यही रहा है पिछले 2 दशक से कि कैसे उत्तर प्रदेश में वो मजबूत स्थिति में आए और जो 80 के दशक में बोलबाला था उसका वो फिर से कायम हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी राजनीतिक कमियां समीकरण बन जाते हैं कि उन्हें या तो गठबंधन करना पड़ता है या फिर वो अकेले लड़ते हैं, तो उनका वोट बैंक दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है। ऐसे में कांग्रेस इस बार नई रणनीति के साथ चुनाव में लड़ने वाली है। रमन, सवाल यही है कि कांग्रेस का जो
मजबूती है वो धीरे धीरे खत्म कैसे होते जा रही, क्योंकि 80 के दशक में कांग्रेस बेहद मजबूत थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब देखें तो हालात कांग्रेस के उसके पक्ष में भी नजर नहीं आ रहे। वोट बैंक भी कांग्रेस के हाथों से खिसकना चाह रहा है। इसकी मुख्य वजह क्या है? बिल्कुल 80 के दशक से, आजादी के बाद से 80 के दशक तक कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यक माना जाता था। लेकिन 90 के बाद में जिस मंडल कमीशन आने के बाद में जैसे ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और जो ओबीसी में वोट, यादव वोट बैंक था जो कांग्रेस को कुछ हद तक मिलता था, वो समाजवादी पार्टी में चला गया। अल्पसंख्यक वोट जो था वो सपा और बसपा में बढ़ गया और जो दलित वोट था वो बसपा को चला गया और जो ब्राह्मण वोट था वो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं जुड़ गया ज्यादा प्रतिशत में। ऐसे में कांग्रेस के पास उसका एक भी पूर्ण वोट बैंक नहीं बचा और उसके बाद में कांग्रेस ने कई बार मेहनत की, केंद्र में भी उसकी सरकार रही 3 बार, लेकिन केंद्र में समीकरण न बिगड़ जाए इसके चलते वह लगातार समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते रहे, जिसके चलते कांग्रेस कभी सत्ता में, केंद्र में सत्ता रही, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई। और जब उसकी सत्ता गई तो जितने भी और दल थे वो और ज्यादा हावी हो गए और कांग्रेस एकदम से हाशिए पर चली गई। स्थिति तो ये हो जाती थी इस बार के विधानसभा चुनाव में 2022 में कांग्रेस के महज 2 विधायक जीते थे, जिसमें एक की टेक्निकल अपने दम पर प्रमोद तिवारी की बेटी जीतती है, जो माना जाता है कि उनका खुद का वोट बैंक कितना जाता है क्षेत्र में। में अब कांग्रेस 2027 में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी? फिलहाल उसका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ में है, वो इंडिया अलायंस की मुख्य पार्टी है, लेकिन किस तरीके से समाजवादी पार्टी को साथ में रखते हुए और अपना वोट बैंक एक बार फिर से वापस ले पाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा थी कि जो अल्पसंख्यक वोट था जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है वो उस अल्पसंख्यक वोटर्स में ये चर्चा है। सवाल ऐसे में यही है क्योंकि गठबंधन में है कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। तो क्या यही वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक जाते हैं और कांग्रेस को वोट नहीं मिलता? बिल्कुल इसी सियासी समीकरण में पिछले 2 दशकों से कांग्रेस उलझी हुई है। कांग्रेस जब अकेले चुनाव लड़ती है तो अभी फिलहाल उसका वोट बैंक दूसरी पार्टी में शिफ्ट है, धीरे धीरे आने में समय लगता है। उससे पहले कांग्रेस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को रोकने के लिए दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है और क्षेत्रीय दल को उसका फायदा मिलता है। आपको मैं वही बता रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों में चर्चा थी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को वोट दिया जा रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पा रही है, इस बार जब हारना ही है तो कांग्रेस को वोट दिया जाए जो पूरे देश में उनकी नुमाइंदगी करती है। लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। कांग्रेस की सवाल बस यही है कि गठबंधन में रहते हुए अब क्या कुछ रणनीति कांग्रेस बनाएगी कि वो जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में मजबूती ला सके, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सके? बिल्कुल, जिस तरीके से भी उपचुनाव में देखा कांग्रेस कई सीटें मांग रही थी लेकिन सीटें मिली नहीं। ऐसे में अब कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, कांग्रेस ऐसे नेताओं को शामिल करना चाहती है, ऐसे नेताओं को एक्टिव करना चाहती है जो भी इनएक्टिव मोड में पड़े हुए हैं। ऐसे नेताओं की एक फौज तैयार करके वो ये साबित करना चाहती है समाजवादी पार्टी के सामने भी कि अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी भी तमाम सीटें निकल सकती हैं। ऐसे में अगर गठबंधन के साथ भी कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें शेयरिंग मिलेगी और ज्यादा सीटों पर उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। और अगर ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है, उसके बावजूद भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई फिर से मजबूत पार्टी बनने के लिए कसमकस करती नजर आएगी और हो सकता है कि कुछ ना कुछ सीटें, कुछ ना कुछ उसको सफलता मिले, क्योंकि अगर टीम मजबूत रहेगी तो कहीं ना कहीं सफलता मिलना तय होगा। यानी कि टीम को मजबूत करने के लिए अब कांग्रेस एक बार फिर से काम करती हुई नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या 2022 की स्थिति को फिर से ठीक कर पाती है, सफल कर पाती है, या फिर 27 में भी 2022 वाली स्थिति नजर आती है कांग्रेस की। देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम का। वहीं मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और प्रशासन की कड़ी नजर। 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन तैयार है। श्री कृष्ण जन्म स्थान
शाही ईदगाह मस्जिद क्षेत्र को बांटा गया है। क्षेत्र को 2 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस ने इलाके की चेकिंग की है। होटलों पर भी नजर है। किसी को भी कोई नई परंपरा की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में धारा 163 लागू किया गया है। पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। 6 दिसंबर को लेकर प्रशासन की यह तैयारी है। श्री कृष्ण जन्म स्थान शाही ईदगाह मस्जिद क्षेत्र को बांटा गया है। क्षेत्र को 2 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा गया है। पुलिस ने इलाके की चेकिंग की है। होटलों पर भी पैनी नजर है। किसी को भी कोई नई परंपरा की इजाजत नहीं है। सोशल मीडिया पर प्रशासन की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से 163 धारा मथुरा में लागू कर दिया गया है। बीएनएस की धारा है 163, जिसे मथुरा में लागू कर दिया गया है। इसके तहत लोगों का इकट्ठा होना, 4 लोगों का एक साथ इकट्ठा होना, इस पर प्रतिबंध है। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। 6 दिसंबर को लेकर मथुरा में ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फारूक, पुलिस और प्रशासन 6 दिसंबर को लेकर तैयार हो चुका है। क्या कुछ तैयारी 6 दिसंबर को लेकर की गई है? जी बिल्कुल, मैं यही लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल ये शतमात्मा की गेट पुलिस चौकी है और ठीक इसके पीछे श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। यानी ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। मिश्रित इलाका है। हाई अलर्ट भी यहाँ पर किया हुआ है और तमाम पुलिस के यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सतमात्मा जो पुलिस चौकी है यहाँ पर मौजूद है। मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए पीछे भी तमाम पुलिस फोर्स और तमाम अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। अधिकारी यहाँ पर लगातार मौजूद हैं और आज जुमे का दिन भी है, उसको भी लेकर जो है तमाम अलर्ट है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ये बिल्कुल मेन डी गेट का चौराहा है और सद्भावना पुलिस चौकी जो है इसी को बोलते हैं। बिल्कुल इसके ठीक पीछे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद पास लगी हुई है। इसको लेकर जो है प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात की गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर यहाँ मौजूद हैं और सुरक्षा में कहीं चूक ना हो इसको लेकर जो है पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। धारा 163 भी मथुरा में लगी हुई है, जिसको लेकर तमाम लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं 6 दिसंबर को लेकर और आने वाले तमाम जो त्योहार हैं। फारूक, आज जुम्मे की नमाज भी होनी है। हिंदू संगठन ने जलाभिषेक का एक उद्घोष किया है, ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर ये चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाई गई है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। मोहम्मद फारूक जी बिल्कुल, श्रुति जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने एक ऐलान किया था कि वो यमुना जी से जल लेकर डेयरी पूजन करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कहा था कि सख्ती है इस पर। धारा 163 लगी हुई है। किसी भी कोई भी समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, उनको इसकी इजाजत नहीं है कि वो कोई भी नई परंपरा डालने नहीं दी जाएगी, ना कोई नया काम करने दिया जाएगा। इसको लेकर जो है उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया और उन्होंने धारा 163 का के तहत और 6 दिसंबर को देखते हुए अब वो अन्य स्थान पर जो है देवी पूजन का कार्यक्रम करेंगे। इसको लेकर जो है प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर और पुलिस भी जो है चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है। जी ऐसे में फारूक, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज होनी है, मुस्लिम बहुल इलाके में किस तरीके से तैनाती की गई है पुलिस बल की, और शाही ईदगाह जाने वाले लोगों की चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? फारूक जी बिल्कुल, सभी को तलाशी के बाद ही अंदर एंट्री दी जाएगी जुम्मे की नमाज से पहले, क्योंकि जो लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएंगे उनको तलाशी ली जाएगी उनकी, और उनके आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र उनका लेकर तब उनको एंट्री होगी, तभी जुम्मे की नमाज हो सकती है।
बिना तलाशी के किसी को भी आज जुमे की नमाज के लिए या जो और अन्य नमाज होती है उसके लिए नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं जो मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं और यहीं डीकेट पे जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र हैं उन पे भी पुलिस लगातार नजर बनाए रखी हुई है और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है मौजूद हैं और प्रत्येक जो है चीज की जो है बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, हर चीज पर बारीकी से नजर है। मुस्तैदी है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि लगातार हिंदूवादी नेताओं पर LIU के द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है, अफवाहों को फैलाने वालों पर भी सोशल मीडिया के थ्रू निगरानी रखी जा रही है। तो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है और तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। आप बने रहिए फारूक हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो वहीं बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है, जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। 26 जिलों में अलर्ट है, पुलिस का अलर्ट जारी है। किले में तब्दील कर दिया गया है संभल, चप्पे चप्पे पर पहरा है, पुलिस की निगरानी है, सुरक्षा के तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं। तो जुम्मे की नमाज को लेकर ये तमाम अलर्ट जारी किया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है आज, जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की गई है। पुलिस प्रशासन की निगरानी है, तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। संभल में पुलिस प्रशासन ड्रोन की मदद से भी मुस्लिम बहुल इलाके, मिश्रित इलाकों में निगरानी रख रहा है। धार्मिक स्थलों के बाहर भी पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। तो आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की जयंती है, बरसी है आज, और जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ये तैनाती की गई है। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, लोगों की चेकिंग की जा रही है। आधार कार्ड भी लोगों का देखा जा रहा है, फिर उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। संभल में पुलिस प्रशासन का पहरा है और ऐसे में किसी को भी शांति व्यवस्था माहौल खराब करता हुआ अगर नजर आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो बाबरी विध्वंस और जुम्मे की नमाज को लेकर यूपी में हाई अलर्ट है। मथुरा में भी 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अयोध्या से लेकर संभल तक पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। तो यूपी को किले में तब्दील कर दिया गया है। खासतौर पर संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन का पहरा है। 32वीं बरसी है आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की और ऐसे में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से आज बरसी के दिन पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संभल को किले में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद है, लोगों की तलाशी ली जा रही है, चेकिंग की जा रही है। जुम्मे की नमाज को लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। धार्मिक स्थलों पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। 26 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस का अलर्ट जारी किया गया है 26 जिलों में। तो उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। आला अधिकारी भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, गश्त लगाया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। बता दें कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज 32वीं बरसी है, आज जुम्मे का नमाज भी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तो 26 जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 6 दिसंबर आज की वो तारीख जब भारतीय इतिहास में 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, मस्जिद को ढहाया गया था, जिसको लेकर आज बरसी मनाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। 26 जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। अयोध्या, मथुरा, ये तमाम जिले हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक लगातार बने हुए। फारूक, आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी भी है, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की कैसी तैनाती की गई है? तो ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, यानी किसी को भी जो है कोई भी गलत काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, कोई नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं है। हमारे साथ में सीओ सिटी प्रवीण मलिक जी भी मौजूद हैं। ये सद्भावना पुलिस चौकी है जहां पर
तमाम अधिकारी पुलिस के यहाँ पर मौजूद है और आइए हम उनसे बात करते हैं। जी बताएं कैसी सुरक्षा व्यवस्था है सर? जैसे कि आप जान रहे हैं कि आज जुम्मे की नमाज की है और 6 दिसंबर परिप्रेक्ष्य में जो इनपुट उन पर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और पूरे रेड जोन और येलो जोन को हम लोगों ने 2 सुपर जोन में और 8 जोन में बांटा है। लगभग 1000 के आसपास पुलिसकर्मी तैनात किए गए। उन सभी के पास जो भी इस तरह के इनपुट वाले हैं उन पर हमारी सर्विलांस की टीम और दूसरा इंटेलिजेंस की टीम में लगातार नजर रखी और कोई जैसा आपने कहा कोई भी नई परंपरा डालने का कोई अगर प्रयास होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जी एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज है और जो नमाजी जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए उनको किस तरीके से चेकिंग करके भेजा जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर लगातार जो ईदगाह में जुम्मे की नमाज होती है उसमें जो लोकल लोग हैं उनको आधार कार्ड चेक करके भेजा जाता है। जो भी स्थानीय लोग हैं जो पहले के एज यूजुअल लोग जैसे जाते थे उसी प्रकार से जाने देते। जी देखिए बिल्कुल आपका कहना है कि यहाँ पर जो है जो आधार कार्ड है उनके माध्यम से चेक करके और चेकिंग अभियान तेजी से करके तभी जो है सबको अंदर एंट्री होगी, उससे पहले किसी की एंट्री नहीं होगी। और जो सीओ सिटी साहब ने बताया कि किसी को भी नई परंपरा डालने की अनुमति नहीं जाएगी। तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर फोर्स लगा हुआ है, तो इसको लेकर जो है काफी मुस्तैदी पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है स्थिति। बिल्कुल, ऐसे में जुम्मे की नमाज को लेकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी को लेकर ही पुलिस प्रशासन की तैनाती है। 26 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनय मिश्रा भी अयोध्या से मौजूद है। विनय, क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि आज एक तरफ जुम्मे की नमाज होनी है, दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज बरसी है, जिसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद भावुक होते हैं। पुलिस प्रशासन की तैयारी किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? बिल्कुल श्रुति, आपको बता दूं कि 1992 में जो है बाबरी विध्वंस किया गया था और उसके बाद जो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस के तहत जो है बरसी मनाई जा रही है और 32वीं बरसी है। तो इसको बीजेपी जो 100 दिवस के रूप में भी मना रही है और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वजह यह है कि आज 6 दिसंबर विशेष दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस का ही है। साथ साथ में जाम विभाग की तैयारियां यहाँ तेज चल रही है और यहाँ पे जितनी मस्जिदें हैं वहाँ पे कल एसएसपी ने मौका मुआयना करके ड्रोन के माध्यम से जो है आसपास के इलाकों का सर्वे भी कराया था कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न घटे। और अपने अयोध्या जनपद में 163 की जो धारा है वो लागू है कि कहीं पे कोई व्यक्ति जो है इकट्ठा होकर के बात नहीं कर सकता है। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे और सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर के उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पे निर्देशित किया कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके मद्देनजर कल रात से ही जो है जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पे पुलिस बल ने जो है मौका मुआयना किया है और साथ में फ्लैग मार्च भी किया है। इससे माना जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पूरे इंतजाम है और पूरे जनपद में जो है लगभग 1000 के करीब जो मस्जिद है और जमा मस्जिद है उन पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहाँ पे जो है 4 जो है पुलिसकर्मी तैनात, साथ में जो है एक एसआई की तैनाती की गई। इस तरीके से जो है जुम्मे की नमाज को लेकर के भी पूरी तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पे है। जगह जगह पे जो लोग जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है और यहाँ पे जो 100 दिवस के रूप में बीजेपी कार्यक्रम का है उसको भी लेकर के जो है यहाँ प्रशासन पूरी तरीके से, क्योंकि आज राम विवाह का कार्यक्रम है, तो भगवान राम की बारात निकाली जाएगी। तो इस तरीके से सुरक्षा पूरे आज भगवान राम की बारात भी निकाली जाएगी, आज बरसी भी है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि दोनों ही कार्यक्रम को रोका नहीं जा सकता, लोग नमाज भी पढ़ने जाएंगे। मौलानाओं के द्वारा भी अपील की जा रही है, मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा भी अपील की जा रही है शांति व्यवस्था कायम रखने की। विनय जी बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पे आज भगवान राम के विवाह की तैयारियां तेजी से चल रही है। कई मंदिरों को सजा दिया गया है और आज बारात की तरीके का कार्यक्रम है। यहाँ पे कई प्रकार की जो है झांकियां निकाली जाएंगी और जो मौलाना थे उन्होंने आम जनता की अपील की थी तो किसी भी प्रकार की जो है बना दी है। इस तरीके से माना जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती हर जगह पर है। पुलिस प्रशासन धार्मिक स्थलों पर भी उनकी तैनाती की गई है। मुस्तैदी के साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है। बहुत शुक्रिया विनय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और मोहम्मद फारूक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अपने निगाह बनाए रखिए। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस की आज 32वीं बरसी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये तैयारी की गई है। 26 जिलों में हाई अलर्ट है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।